हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल वाला क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, अपनी परीक्षा की तैयारी को जांच भी लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज क्वेश्चंस को लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं। और आज के 60 से 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि टफ क्वेश्चन है। बीपीएससी ने टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछा हुआ है। और इस प्रश्न को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि काफ़ी टफ पूछा गया है। तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी किस लेवल की तैयारी आपकी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये दूसरा टेस्ट है। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की क्लासेस मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइंस से। और ये है सबसे कठिन पेपर, जो कि आप ही लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि ये वाले प्रश्न जरूर कराएं, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो आप मुझे अपना स्कोर बताना, आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वो पास की वस्तु या फिर दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो इसको एक नाम दिया गया है मायोपिया। और ये मायोपिया आज आप जानते ही हैं, आज के समय में होना बहुत ही आसान नहीं, आम हो चुका है। मोबाइल, लैपटॉप इस पे यूज करते करते। तो मायोपिया एक तरीके की बीमारी है जिसमें क्या नहीं देख सकते हैं, दूर की वस्तु या पास की वस्तु। तो ये होगा दूर की वस्तु, मतलब आप जो दूर की चीजें हैं ना उसको क्लियरली नहीं देख पाएंगे, उसे बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है। आनुवंशिकता वर्ड किसको, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते भी हैं, आप जानते ही हैं कि हम इसे जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, तो ये इस रूप में संदर्भित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि मुझे लगता है कि इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 सभी में पूछा हुआ है। तो इस बार भी आ सकता है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। क्यों? और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो जिंक होता है ना, वो टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा बी। तो याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर में ऐसा क्यों है कि जिन डिब्बों में हम खाना पैक करते हैं उस पर टिन की परत हो टिन की परत होती है, ना कि जिंक की। बिकॉज जो जिंक है ना वो काफ़ी ज़्यादा टिन के कंपेयर में प्रतिक्रियाशील होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे साइंस के प्रश्न हैं जो कि पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा। और अभी हम लोगों ने ये वाला जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही थी, 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन जो 40 नंबर का है, ये इसलिए क्योंकि ये वाला भी प्रश्न एक ऐसा है ना कि आपने देखा होगा कल हम लोगों ने जो पढ़ा था 1 to 5, 6 to 8, जिसमें जेनेटिक्स पूछ रहा था ना कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो आप ये देखिए, ये 40 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ है टीआरई 1 टीआरई 2 में। तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से देखने को मिल सकती है। ये 41 वाला भी है, ये भी पूछा गया है। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक की पहचान करें और देखें कि बीपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो कुल मिलाकर टेस्ट करने का फायदा यही होता है कि आपको टॉपिक्स वाली चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो चलिए इसका बता दीजिए 42 का। तो 42 का हो जाएगा अपचयन। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वो है अपचयन। ठीक है, चलिए 43 पे चलते हैं। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। तो जो प्रिंटर होता है उसकी क्वालिटी जो है बिंदु प्रति इंच, इससे निर्धारित की जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। टाइम खींचने का कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन कराऊं। अगला प्रश्न देखो। ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है, बताइए। 44, ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो देखो, ट्रैकोमा को कुछ लोग ना फेफड़ों से लगा के चले आते हैं कि इसका फेफड़ों से ही होगा। नहीं, ट्रैकोमा रोग का संबंध है आंखों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 45। निम्न में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। अच्छा, ये न्यूटन लॉ ना हर बार पूछता है, तो आप प्लीज 3rd लॉ इनका सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना, इसके एग्जाम्पल्स और ये क्या होता है, क्योंकि ये पूछेगा। और इसका आंसर दिया है उपयुक्त में से 1 से अधिक, मतलब 1 से ज्यादा ऑप्शन सही है। तो देखिए, न्यूटन की गति का तीसरे नियम का यूज करता है तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट भी करता है, बट वेंचुरोमीटर नहीं करता है। तो इस बात को भी ध्यान देना है कि वेंचुरोमीटर किस नियम को फॉलो करता है। तो वो होता है, आपको पता ही है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, बर्नौलीज
प्रिंसिपल। वेंचुरीमीटर अलग से भी पूछ सकता है ना कि वेंचुरीमीटर जो है किस नियम का उपयोग करता है, तो वो बर्नौलीज जो है प्रिंसिपल का यूज करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें डी सही है तो तीनों के लिए नहीं। तीरंदाजी, अंतरिक्ष, रॉकेट केवल यही तीसरे नियम का पालन करते हैं न्यूटन के गति का। बाकी आपका जो वेंचुरीमीटर है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो इस बात पे भी ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। ये हम लोगों ने साइंस में जो है किया ही था और मैंने आपको वहां पे डिटेल में बताया भी था सारी चीजें। तो बताइए 46, रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक जो परमाणु होता है उसके जो नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं, तो वो है हमारा न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 47 पे चलते हैं। एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लूबर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, अब तो आपको पता ही है कि एक्स हो चुका है ये हमारा, तो किसे जाना जाता है? मार्टिन ग्राशर। सो ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा क्योंकि इस समय ट्विटर पे काफ़ी चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, तो मे बी कुछ क्वेश्चंस आपको ट्विटर से रिलेटेड भी देखने को मिलेगा। तो 47 का हमारा बी। 48 देखिए, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? बताइए, ओपेनहाइमर। तो इसके निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये कौन है? तो वो है विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नाम वापस ले लिया गया है, तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। करंट से रिलेटेड टॉपिक भी आप यहां से पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 50। हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, और ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इस पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आई से इंडिया, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंटल है, डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंटल है, आई से इंक्लूसिव है और ए से अलायंस है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे डेवलपमेंटल कर दिया, यहाँ पे डेवलपमेंट। तो यही सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि डी से डेवलपमेंटल, ई से इंक्लूसिव एंड ए से अलायंस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? कुछ संदेश तो भेजा था ना, बताइए क्या संदेश भेजा था? तो संदेश भेजा था वेलकम बडी। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 52 में। 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताओ। चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसने लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचला था, उसका नाम बताना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा जियांग जैमीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? बताओ, किसको चुना गया है? तो वो है लियो वराडकर। ठीक है, लियो वराडकर हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो 54। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? कौन है अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष? तो वो हैं अजाली ओस्मनी। सो ऑप्शन नंबर ए, अजाली ओस्मनी। सो 54 का ए। 55 पे चलते हैं, ये रहा। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, और इसके बाद से नीचे कूट दिया गया है, उसे आपको सही ऑप्शन लगाना है। तो आरोही क्रम में हमको लगाना है, तो आपका तटीय मैदान हो जाएगा पहले पे, देन आपका ये केंद्रीय उच्च भाग हो जाएगा, उसके बाद से आपका तीसरे नंबर पे महान मैदान आ जाएगा और चौथे पे आ जाएगा ये। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए यहीं पे दिया गया है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ ऐसे टॉपिक्स को नोट करके दोबारा से पढ़ने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है कि ये जो श्रेणी दी गई है उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना है और सही कूट का प्रयोग करें यहाँ से। तो उत्तर से दक्षिण जाना है, मतलब नॉर्थ टू साउथ।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ में सबसे पहले आपका हो जाएगा कराकोरम, देन आपका लद्दाख, फिर उसके बाद से आपका हो जाएगा जास्कर, एंड तीसरे पे हो जाएगा पीर पंजाल। तो 1 2 यहाँ से आप देख सकते हैं, कराकोरम हमारा पहले आएगा ना, तो इसको देखना होगा ऐसे। 2, फिर हमारा आ जाएगा 1, फिर हमारा आ जाएगा 4 एंड 3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको लगाना था, तो सबसे ज़्यादा उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख के बाद हो जाएगा हमारा कराकोरम, देन हो जाएगा हमारा जास्कर, और सबसे ज़्यादा दक्षिण में हमारा पीर पंजाल। तो 56 का आपका बी। ठीक है, देखिए ऐसे वाले प्रश्न ना आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था ना 55 का, इसमें हमारा तीसरा हो जाएगा। इसमें भी तो आपको आरोही क्रम में लगाना था ना, कि सब भारत की जो निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक, तो इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे कि आप क्रम में लगाइए, कि तटीय मैदान, फिर उसके बाद से केंद्रीय उच्च उच्च भाग, देन आपका महान मैदान, देन आपका उत्तरी पर्वत। तो ये सारे आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जो क्रम में लगाने के लिए आता है। चलिए 57 देखिए, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो 58 है, निम्न क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। नहीं है तो पश्चिमी पूर्वी हिमालय, इसमें से कौन सा बताओ नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा पूर्वी घाट, ये नहीं है, और पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र हैं। तो 58 का आपका हो जाएगा बी। 59, निम्न में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, तो सबसे ज्यादा मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण। आपको पता ही होगा कि ये मैंने आपको कल बताया ही था इस तरीके से, कि आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका कोंकण है, मालाबार किस साइड में है, कोरोमंडल किस साइड में है। तो यहाँ पर आपको पता ही है कोरोमंडल है, यहाँ पे आपका मालाबार तट है। तो निम्न में से भारत का कौन सा तट जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, और वो है हमारा कोरोमंडल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 60 पे चलते हैं, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, गली कटाव, सींच क्षरण, वनों की कटाई। तो जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटेगा और गहरे चैनल बनता है तो क्या होता है, गली कटाव। तो 60 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कहां पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, बताइए। तो कोरोमंडल तट पे, अभी हम कोरोमंडल के बारे में ही पढ़ रहे थे, कोरोमंडल के तट पे जो है भारी वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, ये तो कई बार पूछा हुआ है, जिसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, बागवानी। तो फलों की सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, बागवानी। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया था, 3 नाम आपके दिए गए हैं, बताइए। और वो है कुंवर सिंह। और इनसे रिलेटेड एक प्रश्न भी पूछता है कि इनका संबंध किस किस जिले से है। तो आप देख ही सकते हो कि इन्होंने पटना हो गया, आरा हो गया, शाहबाद, इन जिलों में नेतृत्व प्रदान किया है। तो जब भी क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा ना पटना, आरा, ये तीनों नाम दे, तो हमेशा डी के साथ फिर जाना, क्योंकि ऐसे प्रश्न बीपीएससी ने पूछा हुआ है। डी मतलब एक से अधिक। तो पटना, आरा, शाहबाद, इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया है, कुंवर सिंह, जिसका संबंध है जगदीशपुर से। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ था, फिर हम लोगों ने शोक दिवस भी मनाया था, जो कि डेट था 16 अक्टूबर 1905। और बंगाल विभाजन के समय करजन जो है वायसराय था, आप जानते ही हैं। और स्वदेशी आंदोलन भी इसके बाद से स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया 16 अक्टूबर 1905। फिर इसको रद्द कर दिया गया था हार्डिंग के द्वारा। डेट जरूर बताना कौन सी डेट थी। तो बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब जो है पास किया गया, 65 है। तो आपको भी पता है भारत छोड़ो, याद रखना है डेट 8 अगस्त 1942 को। तो 65 का बी।
66 देखिए, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे कर लिया? आप बताइए कैसे कर लिया? उनका एक सिंपल सा था फंडा कि बांटो और राज करो, क्योंकि अगर बांटो राज करो तो लड़ाई लोग आपस में करेंगे और हम लोग उसका मजे लेंगे। तो अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांटो और राज करो की नीति के कारण। यही इनका फंडा था। ठीक है। 67 देखिए, किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? मुझे लगता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सारे प्रश्न आप लोग एकदम सही करके आएंगे, कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी 1 नवंबर 1858 को। सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 67। 68 देखिए, कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय जो है नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, सही है। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया एंड विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो सही है। तो हम जाएंगे डी के साथ। जब सारे सही हो, एक से ज्यादा सही हो, तो आपको ऑप्शन नंबर डी पे सेलेक्ट करना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इंग्लैंड की बात हो रही है, भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने थे? तो बैनर्जी हैं, नौरोजी हैं, विवेकानंद हैं, तीनों नाम दिए गए हैं, बताइए। तो नौरोजी जी बनते हैं इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, मैं सोच रही हूँ कि 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक जो शॉर्ट में टॉपिक्स मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है और वो सब एनसीईआरटी एससीईआरटी के हैं, ऐसे पॉइंट में हैं। ठीक है। 2-2 3-3 लाइन के रहेंगे आंसर क्या मतलब एक तरीके से आप टॉपिक ही समझ सकते हो। तो पूरा डिटेल में आपके सामने एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या आप ऐसा चाहते हो? तो हम 1857 की क्रांति से लेकर 1947 मतलब वेवल योजना, भारत छोड़ो आंदोलन, ये पूना पैक्ट हो गया, गांधी इरविन समझौता हो गया, मैंने सोचा कि एक बार ऐसा करते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वैसा जरूर बना कर लेकर आऊंगी, तो प्लीज बताना, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कई बार कुछ चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फिर आप कैसे करेंगे? जैसे अब ये स्टेटमेंट वाली चीजें आ जाएंगी, यहाँ पर आपका वन लाइनर भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है। तो आप मुझे बताना, आपको वैसी थ्योरी चाहिए होगी, 2-2 3-3 लाइन की होगी, जस्ट फॉर शॉर्ट रिवीजन एग्जाम से पहले। चलिए अगला देखिए, भारत सरकार, इसका तो पता ही चल गया ना आपको, इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे नौरोजी। ये देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो इसका आंसर तो होगा नेहरू, और नेहरू हमारे ऑप्शन में ही नहीं दिया है। गांधी जी नेताजी हैं, हमारे हसरत मोहानी जी हैं, तो एक भी सही नहीं होगा ना, क्योंकि नेहरू जी ने दिया था कि जो 1935 को गुलामी का चार्टर बताया था, तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, तो हम ई के साथ जाएंगे। तो ये सारा मिक्स क्वेश्चन था, अभी और करना है। आप अपना इसमें से स्कोर बताओ कितना है। ठीक है। तो नेहरू जी याद रखो, 1935 को गुलामी का चार्टर बताया है नेहरू जी ने। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, बट ये पता होगा तभी जब आपने चीजें डिटेल में पढ़ी होगी। तभी मैंने सोचा कि डिटेल में एक बार और रिवीजन करते हैं कंटेंट के साथ। अगला प्रश्न देखिए, और प्लीज लाइक जरूर करना, इससे काफी सपोर्ट मिलता है और क्लासेस भी आती रहेंगी ऐसे ही। मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है? और ये रट लेना, क्योंकि ये पूछा हुआ है, C/137 होती है 1 इलेक्ट्रॉन की चाल, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलीय विलयन जिसका पीएच 0 होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा, उभयधर्मी होगा, या क्षारीय होगा? तो जो भी जलीय विलयन है जिसका पीएच 0 है वो होता है प्रबल अम्लीय। सो ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता ही है कि 0 से लेके 14 तक हमारे पीएच वैल्यू होते हैं। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। इसको एक बार मैं डिटेल में बता देती हूँ। बट अगर जलीय विलयन में जिसका पीएच 0 होगा वो होता है प्रबल अम्लीय। अब ये क्या है, सारी चीजें एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन की क्षमता को निरूपित वाला पीएच एक जलीय विलयन की अम्लता या क्षारीयता को निर्दिष्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पैमाना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैमाने में आपका 0 से लेके 14 है। मैंने आपको बताया कि 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगा तो एल्कनाइन होगा। ठीक है, या फोटो में देख सकते हैं। तो वही सारी चीजें हैं कि 0 से 14 तक संख्याएं होती हैं। 7 से कम पीएच वाले जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि 7 से कम पीएच है तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो 7 से कम जो भी पीएच होंगे वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक, और 7 से अधिक पीएच वाले जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो नंबर वाइज आपसे पूछ सकता है कि 12 जिसका पीएच होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तो आपको इससे पता चल जाएगा कि 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो क्षारीय है। 7 से कम पीएच वाले जलीय विलयन अम्लीय होते हैं और 7 से अधिक पीएच
वाले जो विलियन होते हैं वो क्षारीय होते हैं। 7 के बराबर अगर कोई पीएच है, मान लो जिसकी वैल्यू 7 है, तो उसको बोलते हैं उदासीन, वो होता है उदासीन। बट अगर किसी का पीएच ही 0 हो जाए, वैसा विलियन क्या होगा, तो वो तो प्रबल अम्लीय होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर किसी भी जली विलियन का पीएच अगर 0 आ जाता है तो वो प्रबल अम्लीय होगा। उदासीन मत लगा के चले आना। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार बता देते हैं। यहाँ आप फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं, प्लस आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, चाहे आप किसी भी क्लास का एग्जाम देने जाएं। ठीक है, अब तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि जलीय विलेन जिसका भी पीएच 0 होगा वो होगा हमारा प्रबल अम्लीय। 7 से कम जो होगा तो एसिडिक, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। ठीक है, चलिए, और उदासीन कब होगा जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी अन्योन क्रिया सबसे क्षीण है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और वो है हमारा गुरुत्वीय। गुरुत्वीय जो है वो सबसे ज्यादा क्षीण है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन कीटाहारी पौधा है। कीटाहारी पौधा है, 42 नंबर देखिए, और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, तो वो होगा हमारा ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है वो सबसे जो है इसमें देखा जाए चारों ऑप्शंस में से, तो ये कीटाहारी पौधा है ड्रोसेरा। तो 42 का आपका हो जाएगा सी। एंड अगर हम 43 देखें, ये सारे आप ही के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जो लोग भी देने जा रहे हैं ना, टीआरई 1 टीआरई 2 के ही सारे प्रश्न हैं। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किस में होता है। सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। तो एंडोलिम्फ जो होता है वो आंतरिक कर्ण में होता है। किसमें, आंतरिक कर्ण में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। तो ये है हमारा 44, तो वो होता है क्यूरी तापमान। क्यूरी तापमान पे लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी, 44 का। ठीक है, 45 देखिए, रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्न में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कठिन प्रश्न थे ये, तो मैंने सोचा लो लाओ पूछ ही लेते हैं आपसे। तो आपको कैसा लग रहा है क्वेश्चंस का लेवल, और वैसे भी थोड़ा सा टफ करके जाओगे ना तो आसान वाले तो अपने आप हो जाएंगे। तो 45 का हो जाएगा हमारा अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर बी, ये जो है धनात्मक रूप से आवेशित कण है। ठीक है, चलिए 46 देखो, स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे क्या ग्रहण करता है। स्टोमेटा मतलब जो रंध्र होता है ना, तो आपने देखा होगा जो लीव्स होते हैं उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो पौधे क्या ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन, CO2 या फिर H2O। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। 47 पे चलते हैं, समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भारत, जितने भी हेडक्वार्टर्स होंगे ना सारे याद करके जाना आप, क्योंकि समग्र रक्षा स्टाफ का मुख्यालय भी पूछा हुआ है, भारत में कहाँ पर स्थित है। 47 तो न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। हेग, नई दिल्ली, पेरिस। 48 का बताओ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपको याद रखना है और ये स्थित है हेग में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 49 है, बिहार का कौन सा जो जिला है वो रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है। और आप जानते ही हो, आप में से कितने लोग हैं भागलपुर से, जरूर बताना, क्योंकि ये जो जिला है ना ये आपका रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए फेमस है, भागलपुर। 49 का हो जाएगा ए। 50 नंबर का क्वेश्चन देखो, जल दिवस मैंने आपको कल बताया था 22 मार्च, और आज आपसे पूछ लिया है पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो ये होता है 22 अप्रैल। सो 50 का बी है। अगर वाटर वाला पूछेगा जल दिवस तो आपको 22 तो याद रखना है, बट मार्च में। ठीक है, अभी मार्च में बारिश भी बहुत हो रही है तो आप उसे याद रख सकते हो, और पृथ्वी दिवस आपका अप्रैल में। तो 50 का आपका हो जाएगा बी। 51 देखते हैं, प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब स्टार्ट किया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, प्यार का पौधा, ये अभियान बताओ बिहार सरकार द्वारा कब स्टार्ट किया गया। तो वो था 14 फरवरी, आपको भूलेगा भी नहीं, 14 फरवरी 2020। तो 51 का हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देखो, बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो अररिया है, पूर्णिया है, नवादा है, बताओ किसका है सबसे कम। तो वो है पूर्णिया। कितने लोग पूर्णिया के हैं, अटेंडेंस लगाइए। तो वहां की साक्षरता दर सबसे कम है, 52 का। तो ये हो जाएगा हमारा बी। भाला फेंक क्वेश्चन आ गया आपसे, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड पूछा हुआ है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में कितनी दूरी तय की थी।
तो कितनी दूरी इन्होंने तय किया था? 87.58 मीटर किया था। और आपको तो ये रट लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, नंबर 87.58 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष हैं? कौन है बताइए? तो वो है हमारे कोटक जी, सुरेश अमृतलाल कोटक जी जो हैं भारतीय कपास परिषद के अध्यक्ष हैं। 54 का बी। अगला चलते हैं 55 पे। गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है? और एक ही मिट्टी है जिससे वो भरा हुआ है, और वो है हमारा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी से गंगा का मैदान भरा हुआ है, ठीक है। 55 का हो जाएगा सी। 56 पे चलते हैं। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है बताइए? कितना मीटर हो सकता है? 875, 850, 825। तो बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई है 875 मीटर। तो 56 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है। एंड 57 पे चलते हैं। बिहार से ही क्वेश्चन है, आपको पता ही है बिहार में बारिश भी बहुत होती है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वैसे पूरे अगर भारत का देखें तो जो मौसिन राम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। फिलहाल के लिए बिहार का पूछा है तो बताओ। पटना में होती है सबसे ज़्यादा बारिश, ठीक है। तो 57 का हो जाएगा हमारा ए। 58 देखिए, चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहां पर मिलती है? चिनाब जो है सिंध नदी में कहां पर मिलती है बताइए अंततः? तो ये 58 का प्रश्न है। तो मिथन कोट में मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। काफी अच्छा प्रश्न पूछा था। 59 पे चलते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? मेलघाट टाइगर रिजर्व का संबंध किससे है? और वो है महाराष्ट्र से। बेसिकली आपसे पूछा था कि कहां पर है ये, तो मेलघाट टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र, ठीक है। अगला प्रश्न है 60, और ये किया हुआ है हम लोगों ने कि बराबर की जो पहाड़ियां थी निम्न में से बिहार के किस शहर के सबसे समीप है? सबसे ज्यादा समीप किसके है? तो वो है मखदूमपुर, ऑप्शन नंबर ए। मखदूमपुर के सबसे ज्यादा समीप है बराबर की पहाड़ियां, ठीक है। अगला प्रश्न है 61, और ये भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण। अच्छा देखो, बिहार का एग्जाम है तो आपको सारे जिले आपको पता होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण सब याद कर लेना, ठीक है। 38 जिलों, क्योंकि कई बार लोग पेपर देने चाहते हैं बट उनको यही नहीं पता होता है कि कितने जिले हैं। तो सारे आपको नाम याद रखना है उत्तर से दक्षिण। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास 4 हैं, तो हम इसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको मिलाते हैं। तो देखो, उत्तर का मतलब नॉर्थ टू साउथ, यही तो पूछा है ना। तो सबसे ज्यादा उत्तर में आपका हो जाएगा शिवहर, देन वैशाली, नालंदा, नवादा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सब वैसे ही लिखा है। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे ही लगा देना है। तो 1 2 3 4 है हमारा उत्तर से दक्षिण। मेहनत ही नहीं करनी पड़ी इसमें तो। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? ये आपसे पूछा हुआ है, किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है त्रिवेणी नहर? और वो होगा हमारा भैंसा लोटन। तो नाम भी कैसा है, भैंसा लोटन। 62 का हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। चलिए 63 पे चलते हैं। मद्रास महाजन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपको बताना है। तो वो हुआ था 1884 में। देखो कहीं लिखा है 1884, 79, 81, 83, ऐसा प्रश्न तो आएगा ही, ताकि आप गलती करें। तो इसका हो जाएगा ई। तो चलो याद कर लो, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में, जो कि ऑप्शन में था नहीं, इसलिए हम चले गए ई के साथ। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? बहुत सारे लोग ज्योतिबा फुले देखेंगे पहले बार में ही उसको लगा के चले आएंगे, बट ऐसा नहीं है। ना ही नारायण स्वामी है, ना ही अंबेडकर जी हैं। कुछ लोग अंबेडकर भी लगा कर आएंगे। इसका आंसर है रामा स्वामी नाइकर। रामा स्वामी नाइकर। रामा स्वामी नाइकर ने 1925 में रामनाथन के साथ जो है ये प्रारंभ किया था। तो रामनाथन के साथ प्रारंभ किया था। तो बेसिकली भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? रामा स्वामी नाइकर ने, जो कि नाम दिया नहीं है, तो हम जाएंगे ई के साथ। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
चलो अगला प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस, ये दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी हम लोगों ने देखा था, आज भी। तो इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो 65 का हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो आपसे डेट और ईयर दोनों पूछ रहा है, 23 मार्च 1940। सो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस दिन जो है अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। चलिए 67 देखते हैं। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? इंडियन नेशनल मूवमेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसने किया था? श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी है। तो याद रखना कि बिहार में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में रखा था श्री कृष्ण सिन्हा ने, ठीक है। अगला, बाबू कुंवर सिंह निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे और इसमें सारे के सारे आंसर सही होंगे। आरा और भागलपुर तो है ही, 100% सही है। तो एक से अधिक ऑप्शन हमारा सही हो गया, तो हम जाएंगे डी के साथ। जगदीशपुर लिखा होता तो वो भी हो जाता। 68 का डी। अगला प्रश्न देखो, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये तो अच्छा आसान सा क्वेश्चन पूछा है। एंड 70 क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? आपको पता है कि ये होना तो था पुणे में, बट पुणे में प्लेग फैल गया, जिसकी वजह से ये हो गया हमारा बम्बई में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, तो स्थापना कुछ भी होती है तो हम लोग डफली बजाते हैं, तो डफरीन था। ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए याद कराने का ट्रिक है, डफरीन। और पुणे में ना होकर होता है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। सचिव कौन थे आप मुझे बताना, और जो 1885 का अधिवेशन होता है उसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी बताइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप आंसर कमेंट में लिखें। और इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और ये क्वेश्चन पूछा था कि पहले कहाँ पे प्रस्तावित था? पुणे में, बट होता नहीं है प्लेग फैल जाने के कारण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक क्या सारे आप चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं एग्जाम से पहले? क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने मैराथन कर लिया है। तो ज़रूर बताना अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि मुझे खुद पता चले कि येस आपको चाहिए और क्लास आपको अच्छी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और स्कोर बताकर ही जाना।